भारत माता की, भारत माता की। देखो, यूथ की एक पहचान होती है ना, जोश होना चाहिए, है ना। जोर से जितना बोल सकते हैं आप उतना जोर से। विकसित भारत कैसे बनेगा? तभी बनेगा ना हम सबके मन में भारत के प्रति स्वाभिमान हो, आत्मविश्वास हो, वो हमारे प्रेरणा का स्रोत हो। तो जोर से हम बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा के बोल सकते हो? हाँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अभी आपके ज्योत्सना सिन्हा जी मैम ने बताया कि आपने 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम भी यहाँ पे फंक्शन किया, और यहाँ पे आज पार्लियामेंट सेशन आप कर रहे हैं। और मुझे तो ये देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो आने वाला बिल है, नारी अभिनंदन बिल, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या पार्लियामेंट में इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा है। तो एक बार उनका तालियों से अभिनंदन कर दो। बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ये यूथ पार्लियामेंट का एक पर्पज़ है। पर्पज़ ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि भारत की 65% जो जनसंख्या है वो 35% से कम उम्र की है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश में बहुत अच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, सिविलाइजेशनल वेल्थ है, हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, टेक्निकल एजुकेशन, सभी तरह के एजुकेशंस की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उसका पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में अधिक बनना चाहिए, लीडरशिप में बनना चाहिए। और सबके ध्यान में कितने सारे इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए हैं अभी यूथ को पार्टिसिपेशन के लिए, है ध्यान में। अभी भारत मंडपम में एक यूथ लीडरशिप डायलॉग हुआ था। किस किस को पता है उसके बारे में? हाथ उठाओ। बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। यहाँ पे आप लोग क्यों आए हो? Who all want to be the leaders for future in India? एक बार हाथ खड़ा कर दो। यहाँ पे आप पार्टिसिपेट इतने कम हो क्या जो भारत की लीडरशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो पॉलिटिक्स में? डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन, अभी एंकर ने बताया कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन केवल वोट देना नहीं है। देयर इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अगर राजनीति में हमारी भागीदारी होनी चाहिए हर व्यक्ति की, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो हमारे देश में 1947 में ही हो गया था, लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये भी कहा था कि वी ऑल्सो नीड टू अचीव इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो जो राजनीति है उसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आज अगर भारत आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा तो वैश्विक लेवल पे हमारी कोई पहचान, कोई हमारे को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जो भारत की आज पहचान देखते हैं ग्लोबल लेवल पे, मोदी जी का जो रिकॉग्निशन हम देखते हैं, वो इसलिए है कि आने वाले समय में विश्व मानता है कि भारत में आर्थिक प्रगति बहुत तेज़ी से होने वाली है और वह ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप को कैटलाइज करेगा, लीड करेगा। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है देश के विकसित भारत के लक्ष्य में। तो मैं जो यूथ के जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि यह जो आपके इंस्टीट्यूशन ने अभी ये जो पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट किया, ये पार्ट ऑफ लार्जर पर्सपेक्टिव जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने रखा हुआ है कि आई वॉन्ट 1 लाख यंग यूथ लीडर्स टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर इन इंडियाज लीडरशिप कैंपेन। और उसके लिए तैयारी के लिए उन्होंने कई इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो ये पार्लियामेंट यूथ पार्लियामेंट का अभी जगह जगह पे ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है यंग लीडरशिप डायलॉग। ये एक बार तो हुआ था, ऑलमोस्ट 50 लाख लोगों ने पूरे देश में यंग लीडरशिप डायलॉग में पार्टिसिपेट किया था। इट वॉज एन ओपन रजिस्ट्रेशन एंड इट इज़ नॉट ए वन टाइम इवेंट, इट विल हैपन एवरी ईयर। तो दोज हु वांट टू
be lead the country, whether in economy, in democracy or any other field, they should be open to this idea and participate in it. 50 लाख लोगों ने ओपनली रजिस्ट्रेशन किया था उसमें, यंग लीडरशिप डायलॉग में. उसमें से 3000 लोग, इट वाज अ बिग फॉर्म, गूगल फॉर्म्स सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने भरवाया था, और उसके बाद उसमें से 3000 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, जो लोग उस क्वेश्चंस में उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनको एनालिसिस करके उनको लगा कि दे कैन बिकम द फ्यूचर लीडर्स ऑफ द नेशन. उन लोगों को आइडेंटिफाई करके 3 दिन के लिए सरकार ने पूरे देश से अपने खर्चे से भारत मंडपम में उनका ट्रैवल, रहना, उनको नर्चरिंग करना, उनकी नेटवर्किंग करना, उनको आगे जाके डेवलप करके उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए क्या पॉलिसी बननी चाहिए, उसके लिए 3000 लोगों को 3 दिन के लिए भारत मंडपम में बुलाया था. और लास्ट सेशन में 11 लोगों को उसमें से सिलेक्ट, उसके बाद 3000 लोगों से ऐसे लिखवाए, व्हाट इज़ देयर आइडिया फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया, क्या सोचते हैं यूथ एम्पावरमेंट के लिए भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. और उसके बाद 11 लोगों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिलेक्ट हुआ था, और उसको प्रधानमंत्री जी ने खुद 3 घंटे देखा. और उसके बाद उसमें उन्होंने इस बार बजट में कहा भी कि फ्रॉम दैट 11 presentation that happened in the भारत मंडपम, आई हैव गॉट मैनी आइडियाज़, और उन आइडियाज़ को बजट में इनकॉर्पोरेट भी किया है. तो यंग लीडरशिप डायलॉग, यूथ लीडरशिप डायलॉग जो है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. इट हैज़ बीन नाउ इंस्टीट्यूशनलाइज, इट विल हैपन एवरी ईयर, और पूरे देश में युवाओं को सिलेक्ट करके उनको लीडरशिप के लिए आगे लाने का काम ये कर रहे हैं. एक दूसरा इनिशिएटिव है माई भारत, यानी मेरा युवा भारत. माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार ने क्रिएट किया है, और वो 15 से 29 साल के बच्चों के लिए है. उसमें वेरियस एक्टिविटीज़ सरकार ने आइडेंटिफाई किए, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स, बजट क्वेस्ट, इस तरह के पूरे इनिशिएटिव्स के माध्यम से, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं. फिर ये जो पीएम सेतु स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, मैं कुछ बस आज की डेट में इंटरनेट में बहुत इंफॉर्मेशंस हैं, सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उसमें भी बहुत इंफॉर्मेशंस हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उसमें अपनी पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से इस अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान हम कर सकते हैं. स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम है, मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बोर्ड पे भी हूँ. हैकाथॉन है, CSR इनिशिएटिव है, फाउंडेशंस बनाए हैं. न्यू आइडियाज़ विच कम आउट फ्रॉम द यंग पीपल, द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर नर्चरिंग देम, गिविंग फाइनेंसिंग टू देम टू मेक अ प्रोटोटाइप ऑफ देयर आइडियाज़. फाइनली उसके बाद उसका कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए भी काफ़ी फंडिंग है, लगभग 30 लाख तक की फंडिंग एक प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, एंड देन दे विल ऑल्सो बाय देम. तो देर आर वेरियस फाउंडेशंस बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट का इनोवेशन फंड भी बनाया हुआ, ये सारे इनिशिएटिव हैं. और खेलो इंडिया के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर सरकार बहुत अच्छी तरह से प्रयास कर रही है, नेशनल यूथ पॉलिसी लेके आ रही है. इन सब नेहरू युवा केंद्र संस्थान के माध्यम से भी युवाओं को राजनीति में और लीडरशिप प्रोग्राम्स के अंदर डेवलप करने का काम कर रही है. ये सारी सरकार के इनिशिएटिव तो हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसीज़ और उसके रूल्स, रेगुलेशन, बिल्स, जिसके ऊपर आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करने हैं, CPJ कॉलेज के अंतर्गत आप लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे. लेकिन जब पॉलिसी अपना काम कर भी देती है, तो वो केवल उससे कुछ इम्प्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अकेले हो नहीं सकता जब तक लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन ना हो. और पार्टिसिपेशन कैसे होगा? अपना स्किल भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, है ना. अगर हम लोग मजबूत नहीं हैं, मजबूत इरादे वाले नहीं हैं, हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, हमारे अंदर एक जज्बा नहीं है, इनिशिएटिव नहीं है, एक गोल नहीं है, और उसको प्राप्त करने के लिए संकल्प नहीं है, तो हम लोग
उस पॉलिसीज़ का, उस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का, उस इकोसिस्टम का लाभ नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंटली इस पूरे डिस्कशन डिबेट के अंतर्गत जो डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। और मैं कॉलेज के जो पूरी टीम है, जो सीपीजे कॉलेज के जो पूरी टीम है, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि ये जो मेंटल हेल्थ, अल्टीमेटली स्किलिंग क्या है, फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से जब तक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेगा तब तक वह किसी चीज़ को डेवलप नहीं कर सकता, है ना। अगर इतिहास में भी अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ संकल्प किया है, जिन लोगों ने यह तय किया है कि मैं अपने जीवन में इस गोल को अचीव करूंगा, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या आवश्यक गुण हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको अपने जीवन में नर्चर करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जब रोड मैप हमारे सामने क्लियर हो जाता है तो फिर उस रोड मैप को अचीव करने के लिए विल पावर चाहिए। इतिहास में अगर देखेंगे जितने भी लोग हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग विल के माध्यम से ही अपने गोल को अचीव किया है। भारत में इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इमेंस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, विकसित भारत का लक्ष्य हमारे सामने है। उसके रोड मैप के लिए सरकार बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इकोसिस्टम तैयार कर रही है। हम लोगों को अपना फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग ज़रूरी है, उसको स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करना है, उसके रास्ते पे आगे बढ़ना है। और यह जो बिल है, इसीलिए यह जो यूथ मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन एंड डिजिटल रेगुलेशन बिल 2026 में लाए हैं, जो लेके आए अभी पार्लियामेंट में, वह बहुत महत्वपूर्ण तरीक़ा से उस इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए काम कर रहा है। और एक दो चीज़ें मैं और भी बताना चाहता हूं कि जब आप लोग इस तरह की बात आज करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कुछ जो इस समय मेंटल हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की आप सबको पता ही है, आप सब बताएंगे। और इनिशिएटिव्स ग्लोबल लेवल पे ये चैलेंज है, WTO को ले लो, यूनेस्को को ले लो, यूनिसेफ को ले लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ने, इन सब लोगों ने ये पूरी तरह से सर्वेस देखा है, उसमें आइडेंटिफाई भी किया है, इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ दिस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड वी डू नॉट प्रोटेक्ट आवर यंग चिल्ड्रन, यंग जनरेशन from the abuse, there are different kind of abuse that can happen, over excess exposure है, there are cyber bullying है, there are other strong issues, suicidal tendency, loneliness। इसके कारण आपका टाइम कंजम्पशन, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का पैटर्न बदल जाता है, तो इट्स ए रियल थ्रेट एंड इट हैज़ टू बी टैकल्ड एट द ग्लोबल लेवल एंड एट द इंडियन लेवल। अभी हमने बजट सेशन देखा होगा, उस बजट में भी इकोनॉमिक सर्वे ने इसको हाईलाइट किया है कि ये डिजिटल एब्यूज़ है, ये मेंटल हेल्थ है, इज़ ए क्रिटिकल प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री ऑल्सो एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस इशू। और इसीलिए ये इनिशिएटिव्स के रूप में लेके आए, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। वर्ल्ड में सभी कंट्रीज इस तरफ जा रही हैं, बट अल्टीमेटली चाहे हम ऑस्ट्रेलिया को देख लें, यूके देख लें, यूरोपियन यूनियन है, सभी ने ऐसे बिल पास किए हैं, तो इसलिए ये इसकी इम्पोर्टेंस भी है। और जब आप इसकी निटी ग्रिटी देखेंगे, एक यूथ मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, रेगुलेशन अथॉरिटी भी सरकार ने बनाने का इसमें प्रावधान किया है। तो यह जब हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे, थ्रेडबेयर से इसको डिस्कस करेंगे, तो हमारे लिए एक मन में एक संकल्प भी आता है कि हमें अपने आप को भी इससे बचाना है। और इसके पॉजिटिविटी भी है, देयर इज़ अ बिग पॉजिटिविटी विद द डिजिटल रिवॉल्यूशन जिस तरह भारत में हुआ है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है स्किलिंग में, इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, इंडिविजुअल के एजुकेशन में, सभी का बहुत पॉजिटिविटी के साथ भी
इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन हमें इसके नेगेटिव एब्यूज़ को रोकने की भी बहुत आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये बिल ला रही है और आप लोग इसको डिस्कस करके, अगर अब जब भी क्या था, पार्लियामेंट के ना वेरियस कमिटीज़ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो गया वहीं पे जो एमपीज़ रिप्रेजेंटेटिव हैं वही अपनी बात रख सकते हैं। जब उस बिल को किसी को लाने के पहले कैबिनेट भी पास करता है। उसके भी पहले जब कोई मिनिस्ट्री किसी बिल का इनिशिएटिव लेती है तो वह एक पब्लिक डोमेन में डालती है, वेयर यू कैन गिव योर कमेंट्स। अभी एनवायरमेंटल बिल आया था, जब उसके ऊपर पब्लिक डोमेन में जब डाला तो 90 लाख कमेंट्स उसके ऊपर आए थे। उसके बाद जब सरकार ने उसको पूरा एनालिसिस किया तो उसके साथ उसमें कई प्रावधान को बदला। तो पहले पब्लिक डोमेन में जब बिल आते हैं तब हमें एक्टिवली उनके अंदर जानकारी के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट में जब पेश होता है उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को चला जाता है। स्टैंडिंग कमिटीज़ में भी हम अपने पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड दैट वी ओनली be a representative or member of parliament who can participate in the policy making in the country. We have to actively participate in other areas also. Standing committee को represent कर सकते हैं, public domain में comment डाल सकते हैं, और उसके बाद जब बिल आता है तो उसके बाद रिफाइन होके वो चीज़ें आती है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और साथ में केवल जब मैं ये बात कहता हूँ कि सरकार केवल पॉलिसी तो बना सकती है लेकिन सब चीज़ों को इंश्योर नहीं कर सकती, उसमें सामाजिक जो संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, थिंक टैंक्स हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और भारत में तो अगर हम देखें तो जो सोशल वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, पेरेंटल वैल्यूज़ हैं, तो वह एक अलग तरीके से हमारे यहाँ सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारे सामने हैं। तो उन चीज़ों को भी मुझे लगता है कि ग्लोबल लेवल पे वह एक अलग हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो एक अलग तरीके से इन फैमिली वैल्यूज़ को प्रिजर्व करती है, पेरेंटल केयर को भी प्रिजर्व करती है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़ ये सब भी करते हैं। तो हमें अपने तरीके से जागरूक रहते हुए ये काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का ये इनिशिएटिव आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान देगा। बट इसका अल्टीमेटली इस सारी एक्सरसाइज का जो कल्मिनेशन है वो इस बात का रहना चाहिए कि हमें जागरूक नागरिक के माध्यम की तरह देश की पॉलिसी इंटरवेंशन में अपना योगदान ज़्यादा रखना चाहिए। अदरवाइज़ पॉलिसी बन जाती है, उसके बाद में हम क्रिटिसिज्म उसका करते हैं तो वह एक तरीके से एक डिलेड रिस्पांस होता है, उसका बहुत योगदान नहीं होता। तो मैं आज सबको भी बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। और आज इस संकल्प को आप लेके जाएं कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि 1 लाख युवाओं को हम लीडरशिप के रोल में, चाहे इकोनॉमिक लीडरशिप हो, चाहे पार्लियामेंट्री लीडरशिप हो, एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप हो, डिप्लोमेटिक लीडरशिप हो, इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लेंगे तो यह आज का आयोजन सफल होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मेरे साथ डॉक्टर गुप्ता हैं, अक्षित जी जिन्होंने मुझे बुलाया है, इनका भी अभिनंदन, और मनीष जी जो लोग यहाँ पे मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की।